I request everyone to please kindly give a big round of applause and give a huge round of applause welcoming Mr. Rakesh Tiwari. Over to you, sir. Thank you. आगे आ गई आवाज, क्या बात है. Thank you for the warm introduction. बताइए इनको यहाँ पे रुका के रखा गया कि सबको पकड़ के लाओ. कैसे हैं आप सब? बढ़िया भाई, जितनी भी ताकत बची है सब बढ़िया. मुझे आप लोग को देखकर बहुत खुशी हो रही है. सर, आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी हैप्पी सीइंग यू ऑल. है ना, लोग कहेंगे कि यार कितनी कुर्सियां खाली हैं, कितने लोग आना बाकी हैं. मैं कहूंगा अच्छे सुनने वाले इतने हैं तो मेरे लिए इतने ही काफी हैं. इससे ज्यादा आप लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता मैं, है ना. नहीं नहीं, देखो, नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे लोग. आपको सर ऐसी तालियां बजानी है आज, है ना. कवियों को सुनने का रूल होता है कि जहां समझ में आए वहां पे हंसिए, ताली बजाइए. जहां नहीं समझ में आ रहा है डबल बजाइएगा, ताकि आसपास वालों को लगे कि हम ही पागल हैं जिनको नहीं समझा. एकदम बढ़िया, सब बढ़िया, सही है. एक बार अपने लिए बजा दीजिए तालियां. क्या बात है. ये इतना बढ़िया पोस्टर लगा है सर, सच बता रहे हैं, ऐसा तो नेताओं का हैप्पी बर्थडे में भी नहीं लगता, है ना. और आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये कब का है. ये उस जमाने का है. ये उस जमाने का है जब मैं भावनाओं का साइक्लोन लेके जाता था. ये तब की फोटो है जब मैं सलून नहीं सलोन जाता था, है ना. तो सलोन जाने का जब मुझे शौक चढ़ा था, बालों में केराटिन करवाने का एकदम ऐसे, है ना. तो एक दिन हमारी वाइफ ने जो है रात को जुल्फे पकड़ के बोल दिया, बोले तुम बस करोगे या पूरा अनुपम खेर लुक दे दूं तुमको. तो चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा है. देखिए इतने सुनने मेरे लिए बहुत है यार, इतने. मैं सच बता रहा हूं, अमूमन जो है ना, ऐसा जो पोस्टर लगाया जाता है ना कोई ख्याल ना कोई सवाल ही करने के लिए लगाया जाता है. अमूमन कवि आने वाला है, ये पोस्टर हॉल खाली करने के लिए लगाया जाता है कि अब ये लगने वाला है. इसको देख के लोग भाग जाते हैं एकदम ऐसे. फिर भी मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि पूरे दिन के थकान के लम्हे से सुकून के लम्हे चुनने बैठे हैं. क्या तारीफ करूं आपकी हिम्मत की कि आप शाम हो गई और कविता सुनने बैठे हैं, है ना. अब होने वाला जो है वो शब्दों का खेला है. आप सबका चेहरा बता रहा है कि आपने इससे बहुत ज्यादा झेला है. एकदम सुबह से आके आप लोग बैठे हैं कसम से. एक तो जादुई शहर, जितने एक एक करके जिनको सत्य पश्चाताप का आभास हो रहा है, सबका स्वागत है. आइए बैठिएगा, एकदम बढ़िया. चिंता मत कीजिए, ज्यादा बोर बिल्कुल नहीं करूंगा. मेरे पास कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन है नहीं, बस अपनी कविताएं हैं जिंदगी से जी हुई, मैं एक करके आपके सामने रखूंगा. गजब दौर चल रहा है, गजब शहर है पुणे. एक तो बंबई से आया हूं मैं आज. मुंबई में एकदम आप में से कितने लोग हैं मुंबई से? कोई है? मैं अकेला ही हूं क्या? बंबई में ऐसी भयंकर गर्मी चल रही है सर, मैं आपको बता रहा हूं. इतनी भयंकर गर्मी है कि अगर आप सवेरे कहीं बैंक वैंक चले गए और आपने अपनी बाइक बाहर पार्क कर दी, तो लौटने के बाद जब आप अपनी बाइक पे बैठते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि 3-4 पेड़ लगाने चाहिए थे, है ना. एकदम हालत खराब हो जाएगी. और पुणे और गजब का शहर है. पुणे में लोग गजब के मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं. जैसे कहते हैं ना कि यार आप लोग कभी लगता होगा कि बिना बताए ही मन की बात जान लेते हैं. कई बार अपनों से ज्यादा आपको अजनबी पहचान लेते हैं, है ना. लगता है ना. तो मैं पुणे स्टेशन से निकला, मैं आधे स्ट्रेस में था मैम कि क्या परफॉर्म करूंगा, क्या. अकेले ऐसे ही चला जा रहा था. तो अचानक एक ऑटो वाला आया, तो उसने बोला क्या हुआ सर, अकेले हो? मैंने कहा जमाना हुआ. कहते हैं बैठो, 3 लोग और आ जाएं तो निकलते हैं. ये पर फिर मुझे याद आया कि मैं ऑटो और कार क्यों लूं. अभी अभी मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल बचाओ. मोदी जी गजब कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं. मोदी जी को सुनने के आधे घंटे बाद समझ में आता है कि अरे हमारा ही कट गया है. और मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल सही जगह, आप लोग का सेक्टर ही बूम करने वाला है. ये जो एग्रो सेक्टर है ना, इसके लिए बिल्कुल सही टाइम शुरू हो चुका है. मोदी जी ने ही खुद बता दिया है कि यार ना सोना खरीदो, ना वक्त की बर्बादी करो, ना शादी करो, सारी चीजें छोड़कर जमीनें करो, खरीदो, खेती बाड़ी करो. मोदी जी का कोडेड मैसेज है. मोदी जी भाई साहब जो चाहे ना कर दे. खेला हो गया. कितने लोग बंगाल से हैं कोई यहाँ पे? मोदी जी, मैं बता रहा हूं, मेरे घर पे एलईडी टेलीविजन है, वो जो स्प्लिट स्क्रीन होता है ना, जहां 2 चीजें देख सकते हैं आप. तो जिस दिन बंगाल चुनाव का रिजल्ट था, मैंने स्प्लिट स्क्रीन लगा दिया था. एक तरफ चल रहा था तारक मेहता का चश्मा, जिसमें जेठालाल बबीता के पीछे पड़े हुए हैं.
उन है ना, आधे जेठालाल यहीं पर हैं, मैं जानता हूं, उनको भी बबीताएं मिल नहीं गई हैं, तो जेठालाल बबीता के पीछे पड़े, और एक तरफ मैं देख रहा हूं एकदम मोदी जी एकदम ऐसे, तो मेरे दिमाग में 2 लाइनें आई कि मंजर ये क्या कमाल देखने को मिल गया, मंजर ये क्या कमाल देखने को मिल गया, एक गुजराती को बंगालन नहीं मिल गई, वहां 2 गुजरातियों को पूरा बंगाल मिल गया। ऐसा माहौल चल रहा है कि हंसी खुशी में यहां सब हैं। उस राज्य के लोगों ने मदर्स डे मनाया जहां से ममता ही गायब है, गायब, खेला हो गया दीदी के साथ। दीदी आज कोट वोट पहन के गई हैं केस लड़ने के लिए, खैर है ना, देखा ना आप लोगों ने क्या ही हो गया है। मतलब बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे सर, आपको याद होगा क्रिकेट खेलते थे, तो याद है ना एक लड़का होता था जो कहता था मैं बॉल लेके चला जाऊंगा, बॉल मेरा, मैं तो आउट हुआ ही नहीं। बंगाल चुनाव कुछ ऐसे ही था सर। मतलब बंगाल चुनाव का यह प्रभाव हो गया है कि अब जब लोग बाहर निकलते हैं ना, कुछ शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो दही चीनी छोड़ के झाल मुड़ी खा के निकल रहे हैं। कि क्या पता खेला हो जाए। तो ऐसी चीजें हैं। तो लेकिन आप लोग बैठे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और सर आप भी आ गए, हाँ नाम निकाल के लेके चले जाओ यार, एकदम बढ़िया फोटोग्राफर हैं, बढ़िया लेते रहो यार, सबकी चेहरे ठीक है ना। जितने खाली कुर्सियां उसमें ना एडिटिंग से 15-20 लोग बिठा देना। आगे सर बहुत करना पड़ता है कवियों के लिए, मैं बता रहा हूँ। एक तो लोग आते नहीं, पकड़ पकड़ के लाया जाता है एकदम मुश्किल से, है ना। पिछले कवि सम्मेलन में 2-4 लोग ही बच गए थे, मैंने उनको 1.5 घंटे कविताएं सुनाई। मैंने कहा सच्चे आशिकों को सुनाना चाहिए। फिर बाद में पता चला एक हॉल वाला था, एक माइक वाला था। बोले आप खत्म हो तो हम लोग जाएं। आपको क्या लग रहा है, सुनने बैठे हम लोग? आइए आइए, नहीं अच्छा मस्त चल रहा है, बैठिए। एकदम बोर करेगा तो सब पीछे की सीट पकड़ गए, जहां बोर हुआ वहीं से निकल लेंगे। गजब चल रहा है। लेकिन ये काफी अच्छा है, आगे तो रंगारंग एकदम, ये वेन्यू भी एकदम बढ़िया लग रहा है। आई हैव बीन फॉलोइंग स्नेल इंटीग्रल। मैंने स्नेल इंटीग्रल को तब से देखा है जब से अमित सर जंगल में स्नेल पकड़ते थे। मतलब मजाक कर रहा हूं। अच्छा, अमित जी काफी कंसिस्टेंट है, मतलब उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। वो जब भी मिलते हैं ना, ब्लैक कॉफी के साथ मिलते हैं मुझे। मैंने कहा अमित सर ये क्या हो गया? बोले बस डाइटिंग शुरू कर दी है। मैंने कहा कौन सी? अमित सर बता रहे ग्रीन टी पीते हैं सवेरे सवेरे 3 पराठा खाने के बाद। ग्रीन टी अंदर जाके आत्महत्या कर लेगी, कहां आ गई? कहां? और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने आज करी, जब मैं आज आया ना, जैसे ही मैंने एंट्री करते हुए देखा, बोले तिवारी ध्यान दो यार, सेहत पे फट रहे हो। मैंने कहा सर बिल्कुल, आप पथ पे चले, मैं पीछे ऑटो लेकर आ रहा हूं। तो मैंने जो है मोदी जी को फॉलो किया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कैब से नहीं जाऊंगा, मैं ईवी ऑटो से जाऊंगा। तो मैं तलाश करता रहा पुणे में कहां मिलेगा। पुणे के ऐसे ऐसे ड्राइवर मिले मुझे उबर में, आपस में शायरी में बात चल रही है। मैंने कहा कहां हो आप, कहां हैं? मैंने कहा आसपास क्या है? दीवारें हैं। मैंने कहा जावेद अख्तर की छठी औलाद। मैंने बता है कहां पे? भाई साहब जो ई ऑटो मिला है मुझे, यहां से स्टेशन 20 मिनट दूर है, मैं 1 घंटा 20 मिनट बाद पहुंचा हूं, पूरा पुणे दर्शन करवाया। पर जब यहां पर आए तो मुझे लगा कि खाली कुर्सियां ही रहेंगी। लेकिन कहते ना कि कभी ना कभी पुण्य काम आ जाता है, कि ना सारी कविताओं पे लोग हंस जाते हैं। आप लोग यूं ही यहां पर नहीं आए हैं, कुछ लोगों के भाग्य फूटते हैं और फंस जाते हैं। तो अब कोई चारा है नहीं, अब बैठ गए हैं तो बढ़िया। अब कुछ कुछ कविताएं मैं चुनकर लाया हूं, बढ़िया सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफी महिलाएं बैठी हैं यार यहाँ पे, क्वाइट अ फीमेल फोर्स, कमेंडेबल यार, तालियां बजानी पड़ेंगी एकदम। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक है ना पुरुष लगातार 30-40 मिनट बोले और कुछ महिलाएं बैठ के ध्यान से सुन रही हैं। ये अद्भुत हो गया। मतलब मेरे घर में मेरी वाइफ ही सुन ली होती मुझे, तो मैं क्यों यहाँ माइक पकड़ के खड़ा होता है ना, हद ही है। जैसे हमारे एक कवि मित्र हैं रोहित शर्मा, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमेशा होता है, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हें जो भी दो, इन्हें आप जो भी दीजिए, ये हमेशा रिटर्न्स के साथ दुगना लौटाती हैं, है ना। आगे मतलब सही कह रहा हूं। जैसे आप इनको मकान दीजिए, ये वो आपको घर बना के देंगी। आप इन्हें डीमार्ट से राशन ला के दीजिए, बेहतरीन खाना बना के देंगी आपको, है ना। आप इनको थोड़ा ध्यान दीजिए, इनकी केयर कीजिए, आप पे प्यार लुटा देंगी। जो भी आप इनको दीजिए सब डबल मिलता है। तो गलती से हम इन्हें अगर थोड़ी बहुत तकलीफ दें, सब इशारों में बात होती है सर,
देखिए सर समझ गए, सर ने पूरा कोट खोल दिया। हाँ सर ही मुझे अभी समझा रहे थे कि बेटा देखो कितने साल हुए तुम्हारी शादी को। मैंने कहा सर 15 साल हो गए। बोले बस एक ही बात याद रखो कि अगर कभी भी तुम्हारी वाइफ कहे कि तुम्हारी जो मन में आए करो, तो इसका मतलब ये नहीं है करो, इसका मतलब ये है हिम्मत है तो करके दिखाओ। ऐसी चीजें। आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आपकी शादी हुई ना, इज जस्ट गॉट मैरिड। आपकी शादी हुई है, हो गई है, होने वाली है? You just got married. Love marriage. Why? नहीं, congratulations. How many months? Just 2 months. तुम क्या कर रहे हो एग्रीकल्चर मीट में भाई? कहाँ खेती बाड़ी के लाइन में आ गए तुम? So and what is she doing? Like is she somewhere or where is she? Which officer? एग्रीकल्चर। दोनों की एक ही फील्ड है। अरे भाई बैठ जा कोई। लव मैरिज, कितने लव मैरिज वाले हैं यहाँ पे? है ना? कितने लव मैरिज? आज लव मैरिज, क्या बात है मैम। और कोई है 30 मार खान अपने जमाने के? नहीं, आई बिलीव इन अरेंज मैरिज सर, आई अंडरस्टैंड, यू नो, कांग्रेचुलेशंस टू यू, है कि नहीं सर? अरेंज मैरिज सर जानते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में मेरा बहुत विश्वास है, क्योंकि अरेंज मैरिज नहीं होता तो हम जैसे टैलेंटेड सुंदर लड़के, है ना, अपने से 3 गुना खूबसूरत लड़की के घर में घुस के कैसे कहते और बताओ आगे का क्या प्लान है? देखिए मैं और अमित सर हम जानते हैं कि फूलों के गुलशन में फ्लावर मिली है, हमें पता है हमें बीवियां औकात से बाहर मिली हैं, है ना। और ये जो औकात से बाहर वाली बीवियां, ये मम्मी ही ला सकती हैं। मैं अपनी वाइफ को कभी कभी देखता हूँ, मुझे 2-3 एहसास होते हैं आरती, मैं बता रहा हूँ। पहला कि अगर ये कॉलेज में मिलती तो मारती अलग पिटवाती अलग। और मैं हर सुबह जब उठता हूँ, मैं कवि हूँ, आप सोचिए, आप लोग जो सुन रहे हैं बहुत पॉलिश कविताएं हैं, मेरी वाइफ को बहुत अद्भुत चीजें सुनने को मिली हैं। मेरी शादी को 2 महीने हुए थे और मैंने रात को उसको उठाकर कौन सी कविता सुनाई? शमशान पर। बेचारी नई नई ब्याही लड़की जिसको 2:30 बजे उसका पति उठा रहा है ताकि वो मैयत पे कविता सुना सके। ऐसी बीवी को परमवीर चक्र मिलना चाहिए। तो मैं हर सुबह उठता हूं तो मैं 2 चीजों के लिए ग्रेटफुल होता हूं। पहला, ये भागी नहीं, दूसरा इसने मुझे नींद में घर से बाहर फेंक नहीं दिया। लेकिन ये होती है बीवियां। बीवियां मतलब समझ गए आप, पत्नी का सम्मान आपको करते रहना पड़ेगा ताकि घर चलता रहे। लेकिन ऐसे में ना मुझे कई सारी बातें याद आती हैं, कई सारी कविताएं याद आती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको शुरुआत से शुरू करता हूं, मैं आपको बचपन पे लेके चलता हूं। बचपन यानी कि यहाँ पे सारे लोग हैं 80s 90s बॉर्न जितने हैं, राइट 80s 90s वाले। यार मैं सच में, हम लोग का सम्मान होना चाहिए कसम से। हम वो पीढ़ी है जिनके जेनजी जेन अल्फा बच्चे हैं अभी, है ना भाई साहब, क्या बच्चे मिले हैं, है ना। जब भी अगर आपके माँ बाप या आपकी सास सासू माँ कोई आपको बोले ना कि बताओ हमने 4 कैसे पाल लिए, तो उनको बोलना तुम्हारा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तुमने पाले नहीं, हम पल भी गए। हम वैसे बच्चे थे जो माँ बाप की बात समझते थे, नजर समझते थे क्या है कि क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल के बच्चे, हम लोग पता नहीं कौन सी राह चुन रहे हैं। हम वो इकलौती पीढ़ी हैं जो 2 पीढ़ियों से सुन रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमको सुना सुना के बड़ा किया, ये शर्मा जी के बेटे को देखो, और हमारे बेटियां जो हैं वो हमको सुना के बड़ा करें कि वो देखो मात्र अंकल को कार ले ली उन्होंने। हम लोग सुने ही जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुझे कविता याद आती है जो मैंने बचपन पे लिखी है। यू नो, एज द सेशन सेज, इट्स अबाउट स्टोरी, लाइफ एंड पोइट्री। सो कहानी भी है, कविता भी है। पहले कविता से शुरू करता हूँ। बचपन पे लिखी ये कविता है। इट्स अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज। तो कहीं कहीं अगर आपको लगता है ना कि पीछे कहीं बचपन छूट गया है, चला गया है, बहुत दिन हो गए नहीं याद किया, तो मेरे साथ इस कविता पे चलिए, बचपन को याद करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बचपन की लिखी है कविता, आप सब एंजॉय कीजिएगा, जहां जहां मजा आ जाए तालियां बजाते रहिए, मुझे बताते रहिए, क्योंकि और आपके पास ऑप्शन ही क्या है। आप बैठ गए तो बैठिए। अब इतने सारे लोग बैठे, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि ना तो स्ट्रेस में देखे हैं ना तो टेंशन में देखे हैं। मैंने इससे पहले मुझ में इतने इंटरेस्टेड लोग मेरी शादी के रिसेप्शन में देखे हैं। उनका भी मेरे से वही मतलब था जो आपका है, कि तेरा खत्म हो तो हम खाना शुरू करें। तो मैं आपको तब तक ही सताऊंगा जब तक आपको भूख ना लग जाए। तो पहली कविता है बचपन। कि बचपन का वो खेल गजब था, बचपन की वो बातें थीं, लाल गुलाबी स्कूल का बस्ता, नई नवेली किताबें थीं। किताबों के पन्ने पलटते तो पन्नों की खुशबू होती थी, पहले पहले हाथ में आती पढ़ने की आरजू होती थी। अब तो लगती हैं OTT पे फिल्में, वो VCR वाला दौर भी था,
फर्क नहीं करता था फिल्मों में, ऐसा बचपन वो भी था। शुक्रिया। सब आ गए हैं पीछे, सबको अपना याद आ रहा है। और बचपन की शुरुआत कैसे होती थी कि दिन शुरू हुआ कि आज तो स्कूल नहीं जाएंगे, अम्मा से होती पहली बात, फिर पापा के महकते जूतों से होती दिन की शुरुआत। पिटे हैं ना आप लोग? कितनों के पीठ पे अभी भी निशान है ना? हम आजकल की पीढ़ी पिट नहीं गई है, मैं आपको बता रहा हूं, जिनके भी बच्चे हैं 10-12 साल के, आप ये बात जानते हैं कि कहीं भी घसीट नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पीट नहीं सकते। हम देखिए कितना है ना सर, आप सर पीट पीट के बड़े हुए ना सर? सर जी हैं, आपकी पिटाई हुई है कि नहीं बताइए? बकायदा ये देखो मान रहे हैं कि अगर हम तो जूते छालों से पीटे गए हैं। तो क्या होता था कि इतनी पिटाई होती, मेरी पर्सनली इतनी पिटाई हुई है मैम कि मैं जाके अलमारी में छुपता था। मतलब छुपने के लिए नहीं, मैं अंदर से बर्थ सर्टिफिकेट निकालता था कि तुम्हारी औलाद हूं। ऐसे नहीं मारते कि आज तो स्कूल नहीं जाएंगे। और आजकल के बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इतना होगा, हम लोग चोट ही नहीं लगने देगा, हम लोग मार ही नहीं खाने देगा। हम लोग बचपन में हमारी मम्मी हमको ट्यूशन में जमा कराने लेके जाती थी, हम लोग जमा ही होते थे ट्यूशन में, है ना? वी नेवर यूज्ड टू गो टू कोचिंग। फेंक के लाए जाते थे एकदम ऐसे। मेरे पापा बड़ी अजीब अजीब बातें करते थे जाके, जैसे हमारे गुप्ता जी थे, मैथ सिखाते थे। गुप्ता जी कोई है यहाँ पे? है ना? नहीं, सब मैथ्स ही पढ़ा रहे लगता है। तो हमारे गुप्ता जी मैथ्स टीचर थे, मैथ्स सिखाते थे सर। तो वहाँ हमारे पापा ने जाके कहा, तो पापा इमोशनल हो गए कि इतना अच्छा गणित आता था हमको कि क्या ही बताएं, नील बटा सन्नाटा। तो बोले बोले गुप्ता जी आज से आप पढ़ाएं। गुप्ता जी बोल रहे हैं अच्छा ये किसका लड़का है? पापा कहते आज से आप ही का है, समझिए। मैंने कहा है ये क्या चल रहा है? मैं जिसको इतने साल से बाप समझ रहा था, ये कौन है? कुछ भी कहते थे पापा जाके। तो आज तो स्कूल नहीं जाएंगे, अम्मा से होती पहली बात, फिर पापा के महकते जूतों से होती दिन की शुरुआत। पहले घंटे में ही लगता कब घंटी बजे कब घर जाएं, दिन बीते मैदानों में और मैथ्स टीचर के घर में पानी भर जाए। पर मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स का टीचर और शादी का फूफा जी, ये दो लोग ऐसे हैं जो जमीन फाड़ के निकल सकते हैं। देखो उसके बाद क्या होता था कि आपस में होती बातचीत कि चॉकलेट केक है लाता कौन, उसी से होती रिश्वतखोरी अपना टिफिन फिर खाता कौन। स्कूल खत्म की शुरू बकैती तेरी मेरी उसकी बात, बसें छोड़कर जाते पैदल टिकट के पैसे आलू चाट। अब घर पहुंचे तो दुनिया अपने भरोसे रहते इसी टेंशन में, वही मुआ जो मैथ्स पढ़ाए अम्मा भेजे उसकी ट्यूशन में। शाम की महफिल गेंद बल्ला गली मोहल्ला हाहाकार, या तो देखते शक्तिमान या फिर लगता डिज्नी यार। और ना फिर पीटे बेल्ट बैट से पापा हो जाएं नाराज, सारे छिछोरे चाणक्य बनते सुनते स्कूटर की आवाज। है ना? सारे जैसे ही पापा, भैया वहां जो भी जूता छील रहा है रोक दो भाई एकदम से। कि सारे छिछोरे चाणक्य बनते सुनते स्कूटर की आवाज। अब अगली दो लाइनों में अगर आपने उस जमाने का इश्क किया होगा तो आप समझ पाएंगे कि चांद बहाने दरवाजा देखें, टॉर्च मारे बारंबार, चौथी बिल्डिंग तीसरी मंजिल दूसरी खिड़की पहला प्यार। हाँ, जितनों ने ताली नहीं बजाया सबको अपना याद आ गया। अरे यार पूजा थी यार बड़ी अच्छी। कि चौथी बिल्डिंग तीसरी मंजिल दूसरी खिड़की पहला प्यार। ना कानों में म्यूजिक बजता ना बजता वो ईयरफोन, बस अम्मा सर पे हाथ फेर दे दुनियादारी जाने कौन। आज वो साथ नहीं तो हर मकाम अधूरा लगता है, उसका पापा से लड़ जाना तुम्हें हमारा ही बेटा बुरा लगता है ना? चॉकलेट केक शीर खुरमा कभी ना पूछा ये सब क्या था, उसका त्योहार घर पहुंच जाते कभी ना पूछा मजहब क्या था। दोस्त था वो दोस्त रहेगा डेविड मोहम्मद जो भी था, फर्क नहीं करता था नाम में, ऐसा बचपन वो भी था, ऐसा बचपन वो भी था। शुक्रिया। और उस जमाने का प्यार भी होता था यार, मतलब देखा जाए तो उस जमाने में इश्क फरमाते थे, ये नहीं कि डीएम में ही खत्म हो गए, सीधे हाय हेलो की और डीपी दिखना बंद होगी। उस जमाने का इश्क जो होता था सर, कि इश्क जो था वो गली चौबारों में होता था, इंस्टाग्राम के डीएम में नहीं खुले बाजारों में होता था। उसी से करेंगे शादी हंसते हंसते कहते थे, सारे दोस्त उसे भाभी नमस्ते कहते थे। भाभी ने कर रखा था आधे कॉलेज को फ्रेंड जोन, भाभी को आइडिया ही नहीं था कि भैया हैं कौन, पता ही नहीं। सारे लौंडे जाके भाभी नमस्ते बोल के आ गए हैं कौन।
कि बेवफा गानों की मर्सियां सजाई हमने, पूछो हमसे क्या बीता, जब हो सकने वाली भाभी की शादी में कुर्सियां लगाई हमने। तब लगा कि आंखों में बाकी कोई नमी ना रह जाए, जब उसके पापा ने कहा बेटा दीदी की शादी में कमी ना रह जाए। है ना, दिल का गम था हमारा, हमने हंसते हंसते कह दिया, सोचो आज भी जिंदा हैं, जब उसके बच्चों ने मामा नमस्ते कह दिया। हमने कहा अधूरी नहीं होती जिंदगी, पूरे सारे ख्वाब होते, ये वक्त पे मान जाती तो हम ही तुम्हारे बाप होते। ये था। तो कई सारी कविताएं हैं। एक कविता जो मेरी फेवरेट है, जो मुझे यहाँ पे ऐसे बड़े होटलों में आके बहुत याद आती है। मैं बनारस, मैं यूपी से आता हूँ। यूपी के कितने लोग हैं? यूपी के तो होंगे कुछ। अरे प्रभु, अच्छा अच्छा, ये क्राउड है। यूपी वाले बड़े एकदम, यूपी वाले वो होते हैं जो जिनको ना कोई कोई न मार सके, ना काट सके, ना इनके दिल में फियर होते हैं। हम यूपी वाले अगर दिल भी टूट जाए तो सीधे यूपीएससी में क्लियर होते हैं। आधे आईएएस ऑफिसर्स का बटुआ खोल के देखिए, किसी और की ही फोटो निकलेगी एकदम, उसी चक्कर में बन गए। तो मैं यूपी से हूं। यूपी में जैसे लड़कों से कुछ ही उम्मीद होती है, या एक लौती उम्मीद होती है सर, कि हम पैदा हो जाएं। और उम्मीद नहीं है कि पैदा हो जाए बस। तो बाकी सब मामी पापा देख लेते हैं। और मर्दों का जीवन बड़ा कठिन है सर, हम लोग के लिए कुछ ज्यादा निकला नहीं है देखा जाए तो। लड़कियों को पूरी फैसिलिटी है ना। मैं समझ रहा हूं यहाँ महिलाएं भी हैं, पर जरा देखिए ना सर, आप ही सोचिए, लड़कियां पैदा हो गई तो समृद्धि सुकन्या योजना, पढ़ना शुरू किया तो कन्या विकास शिक्षण योजना, शादी हो गई तो विवाह कुमारी योजना, ठीक है, आगे कमाने के लिए गया तो महिलाओं को लोन अलग से मिल रहा है। भगवान ना करें अगर आगे उम्र में जाके अगर पार्टनर चला गया दुनिया से तो विधवा योजना। हम लोग के लिए क्या है सर? कभी निकालिए, है ना, कि समृद्धि बालक योजना निकालिए, है ना, कि बेटा पढ़ाओ योजना निकालिए। मैं तो कहता हूं जिनकी वाइफें चली गई उनके लिए विधवा चाचा योजना भी निकालें, ताकि चाचा मन को शांत करने के लिए बैंकॉक हो आए, है ना, थोड़ा हमारे लिए हमारे लिए। देखिए ये तो मन ही मन पहुंच भी गए सर आप एकदम। थाईलैंड का नाम सुनते ही खिल गए कि नहीं नहीं, मैं जानता हूं आप गौतम बुद्ध के वहां पे स्टैचू देखने जाएंगे, मैं समझ रहा हूं सर। तो है ना, क्या ही निकला बता। मर्दों का जीवन बड़ा कठिन है सर, फिर भी चलिए हम चल गए कैसे भी। तो मुझे जो कविता यहाँ पे आने के बाद याद आती है, बस कमिंग बैक टू इट, कि है ना, कि जीवन बड़ा अच्छा बीतेगा ये भरोसा याद आता है, जब पहुंच के खाता हूं महंगे होटलों में कुकीज तो मुझे बैठे बैठे समोसा याद आता है। समोसा याद आया आप लोगों को यहाँ पे? है ना, बेक्ड कुकीज बिस्कुट खा खा के कितना ही। तो मैंने समोसे पे लिखी कविता, सुनना चाहेंगे आप लोग? है ना, आपके चेहरे की भूख बता रही है कि सबके हाथ में अगर एक एक प्लेट कचौड़ी समोसा दे दिया जाए तो असल तालियां निकलेंगी अब यहां से। तो चलिए मैं समोसे पे सुनाता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खास कविता इसलिए भी है बिकॉज ये एक लौती कविता है जो मुझे टेलीविजन तक ले गई, वेब सीरीज तक ले गई, और इस कविता ने मुझे एहसास दिलाया। और जब मैंने कविता लिखी थी, यूट्यूब पे इसको पब्लिश किया था, तो कई लोगों ने कहा था कि क्या लिख रहे हो यार, जिंदगी में कितना कुछ है लिखने के लिए, या तुम समोसे भी लिख रहे हो। और तब जब ये कविता सक्सेसफुल हुई, वायरल हुई, आगे गई, तब मुझे समझ में आया कि दुनिया तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, सबको होता शक है, पर एक वक्त का पागलपन करने का तो हम सबको हक है ना, कि और खाली जगहों को अपने हुनर से भर देना चाहिए। जिंदगी में तो एक वक्त आना चाहिए जब किसी की सुनो मत, जो मन में आए कर देना चाहिए। तो कर दीजिएगा जैसे मैंने ये कविता लिख डाली, और आप लोग आनंद लीजिए। जिनको ये कविता सुनने के बाद तुरंत भूख लगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप लोग सीधे निकल सकते हैं। हयात के आगे जाइए, एक सर्कल पे बढ़िया पाटिल समोसा मिल रहा है, मैं चेक करके आया हूं। तो कि लोग पूछते हैं कि मैं एक ही शब्द से जाहिर अपने जज्बात क्यों करता हूं। लोग पूछते हैं मैं जब भी करता हूं समोसे की बात क्यों करता हूं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आंधी है, तूफान है, लगस्ती हवा है, हजारों टूटे दिल की एक तरफा दवा है। मैं कविता लिख के नहीं सुना पाऊंगा तुम्हें, तुम खा कर जानो कि समोसा क्या है। कि कभी जो दिल टूटा, सारे भूखे लोग ताली बजाएंगे एक साथ, और जितने लोग कुल आपको लगता है ना कौन समोसे से प्यार करता है, आखिरी लाइन पे पता चल जाएगा आपको कि जब ऑफिस वाले कैंटीन ने भी ठंडा खाना परोसा होता है, जब महीने के एंड में बजट ने दिया धोखा होता है, जब एक साथ दोस्तों को पार्टी देने का मौका होता है, जब जिंदगी ने भी बहुत सारा गम परोसा होता है, ऐसे में फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट लंच ब्रेकफास्ट और कुछ नहीं बस एक, देखो सब जान तो रहे हैं, है ना,
इसे खाइए नीली हरी चटनी के साथ, या तो 3 दोस्त लीजिए या पड़ोसी की पत्नी के साथ। अच्छा ये क्राउड बैठा है। खाने से ये हर जगह मिल जाता है, इसका लोकेशन यूनिवर्सल होता है। इसे चाय के साथ लें या किसी के साथ, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। खाने से इसको चेहरे से गम का बादल हट जाता है। वक्त न जाने कहां कैसे कट जाता है। ये गिराता है दोस्ती में दुश्मनी की दीवारें। इसे जो दोस्त खिलाए तो दोस्तों में बढ़ जाता है। इसे खाने वाले अमीर गरीब झूठे सच्चे भी खाते हैं। हमारे गांव में जब सत्यनारायण चाचा बनाते हैं तो मदरसे के बच्चे भी खाते हैं। तो चलो कि हम दोनों के बीच अब एक रिश्ता तय हो, न किसी की मात न किसी की शय हो, न वेट की चिंता न कैलोरीज का भय हो। जहां भी हो पेट पर हाथ रखो, कहो समोसे की। अरे अमित सर, ये रखना चाहिए था आपको। तुम यार हाई टी में बिस्कुट खिला के निपटा दिए सबको। बहुत गजब है। नाउ आई विल कम टू अ स्टोरी। मजा आया भाई सबको? बढ़िया? आर यू एंजॉयिंग द इवनिंग? आई विल कम टू अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी जो मेरे पापा ने मुझे बताया था, शायद आप लोग के भी काम आ जाए। है ना, बीइंग अ फादर एंड बीइंग अ सन एंड बीइंग अ फादर यू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे, है ना, बड़ी दिलचस्प कहानी, आपको मजा आएगा। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो, है ना, बेटियों के पापा बेटों के पापा जिनके बच्चे अभी हैं स्कूल में, बहुत सारे। आप लोगों ने स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, है ना, और अगर आपके बच्चे सीबीएसई में हैं तो आपने ही बनाए होंगे, है ना। भाई साहब, बच्चे क्या अपडेटेड रखते हैं, मतलब आजकल के बच्चे। मेरी बेटी ने मुझसे कह दिया, अरे आप नहीं समझोगे पापा यार। मैंने कहा पापा यार, पापा यार। मुझे ये 2 वर्ड बोलने में जिंदगी के 24 साल लग गए, और 24वें साल में भी जब पापा यार बोला था तो एक बाटा का जूता मुंह पे आया था कि इतना बड़े हो गए यार बोलोगे, है ना। तो बच्चे बच्चे आपको नई चीजें बताते। जैसे मेरी बेटी की वजह से मुझे पता चला कि बीटीएस नाम का एक बैंड है, आप लोगों को पता है? देयर इज अ बैंड बाय द नेम बीटीएस, कोरियन बैंड है सालों का, है ना। पर मेरी बेटी को पता है। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके चेक किया कि कौन है ये लड़के। ऐसे चमन चकली जैसे लड़के हैं, ऐसा लगता मम्मी ने पाउडर लगा के भेज दिया गाना बजाने के लिए। चमन चकली जैसे मैं बता रहा हूं सर, मैं उसको अनूप जलोटा के कॉन्सर्ट में ले गया। मेरी बेटी पागल हो गई है, मतलब 40 मिनट से 3 लाइनें चल रही जलोटा साहब की। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, आते आते आप दिल्ली की फ्लाइट ले लेंगे, है ना। इतना लंबा वो होता है कॉन्सर्ट। बच्चे आपको अपडेटेड रखते हैं। तो मुझे मेरे पापा हमेशा कहते थे सर कि हर लिस्ट में किसी ना किसी तरह आपका नाम आता है। टैलेंट जैसा भी हो कभी ना कभी काम आता है। मैंने कहा था ये क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना, कैसे काम आता है टैलेंट? क्योंकि ईश्वर की कृपा से सर जी मुझे जो 2 टैलेंट मिले थे, 2 टैलेंट मिले थे मुझे। जैसे बॉडी में अपेंडिक्स होता है ना, किसी काम का नहीं, ऐसे मुझे 2 टैलेंट मिले थे। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग को ये टैलेंट मिला होगा जिनको पता ही नहीं कि ये टैलेंट क्यों मिला है। उन 2 टैलेंट का नाम था ड्राइंग और क्राफ्ट। किया है आप लोगों ने? कितने में से ड्राइंग है ना, करी होगी ना। मैं ऐसी ड्राइंग बनाता था सर, मैं अमित सर मैं बता रहा हूं, मैं ऐसी ड्राइंग बनाता था। हमारी शर्मा मैडम थी, दिल की बहुत अच्छी इंसान, ड्राइंग टीचर थी। इतनी दिल की अच्छी थी फिर भी मुझे पूरे 10 साल वो सी के ऊपर नहीं दे पाई। मैंने अपनी मम्मी को मदर्स डे पे कविता लिख के दी थी और फिर उनका एक चित्र भी बनाया था। मम्मी ने 2 लाइन की शायरी बोली कि तेरी सारी कोशिशों को खाक में मिला दूंगी, अगली बार मेरा चित्र बनाया तो चित्र के साथ तुझे भी जला दूंगी। ऐसी घटिया ड्राइंग। मैं बता रहा हूं, मैंने जिंदगी के 10 साल ना मैंने वो ड्राइंग बनाई है जो आपने देखी होगी ना, वो शीट में जो होता है कि पहाड़ बना दिए, पहाड़ के बीच में से एक सूरज निकला है। 10 साल तक सूरज इतना ही निकला है, उसका उदय ही नहीं हुआ है। और बराबर पहाड़ के डायमेट्रिकली सेंटर से एक नदी निकल रही है सर, है ना। नदी के इस पार गाय बैल हैं, वो भी नहीं बदले हैं। इस पार एक छोटा सा घर है जिसका रेनोवेशन नहीं हुआ है ना। मैंने थोड़े बदलाव किए, है ना। आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी। मैंने 10th स्टैंडर्ड आते आते उस घर के बाहर एक औरत बनाई, उसके 2 बच्चे बनाए। 10वां साल जब बोर्ड आया तो शर्मा मैडम ने कह दिया तिवारी कुछ तो बदलो, स्कूल छोड़ के जाने वाले हो। तो मैंने ऊपर जो उड़ रहे थे उसमें से 4 में से 2 कौवे गायब कर दिए। मैंने कहा कब से उड़ रहे हैं, 8 साल में कोई तो मरेगा। ऐसा घटिया टैलेंट था। और उससे बाप लोग क्या अपनी बच्चों को सिर्फ हड्डी और दांत दे रहे हैं? हमारी खूबसूरती नहीं मिल सकती बच्चों को?
इतनी खूबसूरत है, मुझे हमेशा लगता था कि हॉस्पिटल में बदली हुई है, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत। लेकिन जब मैंने उसको देखा अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए, मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी है, जिस हिसाब से बना रही है ये, तब मैंने समझ गया सर कि बाप बनने का वक्त आ गया है। इतिहास हर कायर को योद्धा बनने का एक अवसर देता है, और ये मेरा अवसर है। मैंने अपनी बेटी को हटा दिया, बोला जाओ मौज करो, आज तुम्हारा बाप सैटेलाइट बनाएगा। सर मैंने गोल्डन फॉइल, कार्डबोर्ड सब इकट्ठा किया, अपनी हस्तकला का बेहतरीन प्रयोग किया। फिर मैंने जो रात को जो मुजस्समा तैयार हुआ, वो मैंने अमित सर को भेजा व्हाट्सएप पे। तो अमित सर का 2 लाइन रिप्लाई है, क्या है ये? मैंने कहा बेटी का प्रोजेक्ट है। तो बोलते कौन सा स्कूल है जो बेटियों से चूड़ियों के डब्बे बनवा रहा है? मैंने कहा बेवकूफ आदमी, सैटेलाइट है। तो बोलते कौन से एंगल से? ठीक है, मैंने जैसे तैसे अपनी बेटी को दे दिया सर। मेरी बेटी का भी मुंह बन गया था, और मैं जानता था कि आज जब मैं लेने जाऊंगा इसको, तो जैसे मेरी बीवी ने कह दिया, हमारी माँ ने कह दिया, आज मेरी बेटी भी मुझे डिसोन कर देगी, किसी लायक के बाप नहीं हो तुम, है ना। मैं तैयार खड़ा हूं स्कूल के गेट के सामने, बिल्कुल, कि आज सुनने को मिलने वाला है। मेरी बेटी सर गेट से बाहर आई और दौड़ते हुए मुझे गले लगा ली एकदम से, यू आर द बेस्ट पापा। मैंने कहा ये पलट कैसे गया खेल, ये क्या हो गया? मेरी बेटी एक हिसाब से मिनी एक्ट्रेस है, तो मैंने उसको बोला एक्टिंग करके बताओ स्कूल में हुआ क्या, अब आपको मिलेगी जिंदगी की सीख। तो मेरी बेटी ने बताया पापा पापा हम ना ऐसे बैठे हुए थे। बेटियां जब बताती पूरे एक्टिंग के साथ बताती, हम ना ऐसे स्कूल में बैठे हुए थे, सबका ना प्रोजेक्ट ऐसे लगा दिया था एकदम ऐसे ना, सबने ऐसे लेके आया था, साक्षी बना के लाई थी, अर्चना बना के लाई थी, फिर मैंने भी ऐसे कर दिया, फिर सब मुझे देख के बोल रहे थे ओ कितना गंदा प्रोजेक्ट है। तो मैं बहुत ऐसे उदास हो गई कि टीचर मुझे मारेगी। फिर टीचर सबके बेंच के पास गई, और फिर टीचर मेरे पास आई, और फिर उन्होंने मेरा सैटेलाइट उठाया, मुझे लगा ये मेरे मुंह पे फेंकेंगी। फिर टीचर ने एक शब्द बोला, ऑल यू स्टूडेंट्स आर चीटर्स। ये प्रोजेक्ट बच्चों के लिए था, आपने अपने माँ बाप से बनवा लिया। पर लुक एट निहारिका, लुक एट दिस प्रोजेक्ट। ये देख के आपको लगता है कि इसके पापा ने हाथ भी लगाया होगा? This is what honesty is. And as I told you, my daughter is an actress. She built up on it. मैम रात को 12 बजे मैं बहुत रो रही थी, मैंने पापा को बोला हेल्प करो, तो पापा ने बोला नो, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम बनाओगे। और फिर मैं बना कर ले आई। मैंने कहा शाबाश। तब मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी याद आए, जिन्होंने कहा था कि लिस्ट में जो है किसी का भी इंतजाम आता है, टैलेंट कैसा भी हो काम आता है। थैंक यू सो मच। तो मैं देखा कि एक बच्चा था जिसको इक्वेशंस नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने कहा बेटा देखो इक्वेशन ऐसे नहीं सॉल्व करते, थोड़ा ध्यान से दो, अलग मेथड ट्राई करो, हो जाएंगे। बोलते अरे अंकल आप, मेरे दादाजी भी ऐसे ही बोलते थे, है ना, वो 80 साल तक जिए। मैं बोला क्यों, मैथमेटिक्स जीनियस थे? बोला नहीं नहीं, अपने काम से काम रखते थे। ऐसे ऐसे तो बच्चे आजकल। तो चलिए बच्चों की तरफ से बाहर निकलते हैं। आई हैव फ्यू मोर पोएट्रीज। आप बताइए कि आपको क्या सुनना, बिकॉज 2-3 चीजें हैं मैं आपके सामने पेश करूंगा कि एक तो मेरी काफी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जिसका नाम है, जो मेरे ख्याल से बहुत लोग सुनना चाहेंगे। उस कविता का नाम है 2 सालों का जीजा। ठीक है, और फिर एक और कविता है सपनों के ऊपर, एक कविता है कि जिनके सपने टूटे हैं, उसके ऊपर एक कविता है। तो पहले आप क्या सुनना चाहेंगे? जी 2 सालों का जीजा। अच्छा आदमी था भी कविता, वेरी मच अच्छा आदमी था, एक पोएट्री है जो मैंने काफी एंड के लिए रखी है, बिकॉज उसके बाद ना मुझे कुछ सुनाने का मन करेगा ना आपको सुनने का मन करेगा। इट्स काइंड ऑफ अ हैवी पोएम, पर उसके पहले थोड़ा हल्का फुल्का। अच्छा, कितने लोग हैं ऑल मैरिड यहाँ पे जिनको साले मिले हैं, ब्रदर इन लॉज? आप लोग हाथ भी नहीं उठा पा रहे, मैं समझ रहा हूं आपके दर्द को। अच्छा इसमें से कितने जिनको सिर्फ साले मिले हैं? सिर्फ साले मिले, सिर्फ ब्रदर इन लॉ मिले। सर हम लोग वहां शो के बाद गले मिलकर रो सकते हैं सर, क्या कुछ बीता है सर, मैं जानता हूं सर, मैं आप, है ना। किसी भी भाई को मिलो तो पता चलता है इसे बहन का रखवाला क्यों कहा जाता है, मेरे वालों से मिलो तो पता चलता है इस प्रजाति को साला क्यों कहा जाता है।
अद्भुत चंट लोग मिले हैं सर, मुझे चिन चिन के मिले हैं, है ना। देखो, एज आई सेड कि मैं यूपी से हूँ, यूपी से हमारी ख्वाहिशें बहुत होती हैं। यूपी से जैसे लड़कों का जैसे एक एम होता है कि यार एक दिन शादी हो जाए, है ना। फिर जैसे हमारे यूपी के गानों में था कि भाई एक दिन साली भी होंगी, है ना, एक होली में भी जाएंगे, मस्ती होगी, काटेंगे, सब करेंगे। तो वहां से मेरे जीवन का दर्द निकलता है। सुनिए आप लोग कि लव मैरिज वाले लक्षण थे मेरे, अरेंज वाला विवाह हुआ, यानी यौवन का सारा बगीचा खिलने से पहले तबाह हुआ। पर कन्या बहुत खूबसूरत थी, तो ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस उसी लापरवाही का नतीजा हूं। मेरी वेदना बस इस बात से समझ लो कि एक पर्सनल प्राइवेट पत्नी है मेरी और मैं 2 सालों का जीजा हूं। इस पे ताली नहीं बजते, शोक है, मातम वाली कविता है ये, है ना। किस्मत के सितारे, हमको लगा था कि जिंदगी में कभी तो ऐसी खुशहाली होगी, पत्नी की तरह सर्वगुण संपन्न, हाय क्या गजब की साली होगी, जिसको आधी घरवाली कहकर उससे आधी खुशियां बांटेंगे। कभी होली खेलेंगे, कभी हाथ पकड़ेंगे, कभी हाथ में चिकोटी काटेंगे, है ना, कि मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, कभी मस्ती की हद हो जाएगी, जीजू आप भी ना कहते हुए वो कितनी गदगद हो जाएगी। पर किस्मत के सितारे सोचिए कितने कंफ्यूज निकले, ले दे के 2 साले मिले, दोनों के दोनों कंजूस निकले। हमको लगा था ये कोल्हू के बैल कभी तो काम आएंगे, जीजा जी कहते हुए दोनों पैर दबाएंगे, अमा नहीं कुछ तो स्टेशन पर लेने ही आ जाएंगे। अब क्या बताएं जीवन गुजर रहा किस हाल में, हर तीसरे महीने फोन आ जाता है, जीजा जी टिकट निकाल दो ना तत्काल में। बड़े गजब के लोग मिले। शादी का वीडियो देखा आप लोगों ने, आपने अपने शादी का वीडियो देखा ही होगा। 90s के बच्चों का पास टाइम है कि अपनी शादी की वीडियो लगा के देखो। मुझे अमित सर ने बताया था एक बार डिस्ट्रेस होने के लिए कि कभी भी तुम्हें डिस्ट्रेस होने का मन करे तो अपनी शादी की वीडियो लगाओ और रिवर्स देखो। मैंने बोला पागल आदमी कुछ भी बता रहा है। फिर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ये तो थेरेपी है सर। सोचिए आपने शादी की सीढ़ी उल्टी लगा ली, अब आप सारे फेरे उल्टे ले रहे हैं। हाँ, आपने सिंदूर खुद ही निकाल दिया है, मंगलसूत्र निकाल के मम्मी को दे दिया वापस, है ना, शहनाई रिवर्स में बज रही है, आप टाटा करते हुए हॉल से निकल गए, दुल्हन के भाई ने उठा के आपको कार में पटक दिया, आप कुंवारे होके निकल गए। क्या ही मौसम है ना। और जब विदाई हो रही थी, जब हम लेके जा रहे थे अपनी वाइफ को, तो वो पूरा सीढ़ी मैंने देखा, मैं तो हंसे ही जा रहा था, मतलब खाए खो गई है भाई, इतना ही है तो रख लो, मैं कल नहीं चला जाऊंगा, है ना, रख लो। मैं रो रहा था, सारा परिवार रो रहा था, मैं हंस रहा था और 2 लोग हंस रहे थे, दोनों हमारे साले। और जाके फिर हमारी सासू माँ से कुछ कह रहे थे, मैंने जूम किया, मतलब क्या ऑडियो था, तो कह रहे थे मम्मी छोड़ना, अपने को तो गेट तक ही रोना है। जो लेके जा रहा है क्या फालतू में रो गई है। सो वहां से आया था कि कभी तो लेने कि नहीं जीजा जी कहते हुए कभी तो लेने आ जाएंगे। अब क्या बताएं जीवन गुजर रहा है किस हाल में, हर तीसरे महीने फोन आता है, जीजा जी टिकट निकाल दो ना तत्काल में, अब कौन सा गेम खेल रहे हो सिखा दो ना जीजा जी, अब बंबई बुला लिए हो तो बच्चन का बंगला दिखा दो ना जीजा जी, ससुर जी की काली कमाई पे पांडा बन के बैठे रहते हैं, जीजा जी के वाईफाई पे आईपीएल देखेंगे इसी बात पे बैठे रहते हैं। और इसीलिए कहता हूं कि मुसीबत तुम्हारे हिस्से आए तो खुद ही खुद निपट लेना। कुंडली में 2 शादी का योग है तो ठीक, 2 सालों का हो तो मंडप से ही कट लेना, वरना हाल मेरे जैसा होगा। मैं बिना मतलब के मुस्कुराने वाला तिवारियों का मोनालीजा हूं। अब कोई आधार कार्ड भी पूछता है तो मैं लिखवाता हूं मैं तिवारी नहीं, मैं 2 सालों का जीजा हूं। थैंक यू सो मच। ये कविता है। चलिए, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। कुछ 2-3 कविताएं हैं, अब थोड़ी सी कविता होगी। आई प्रिटेंडेड टू कीप दिस सेशन एज हास्य कविता, कि हास्य भी हो और साथ में कविता भी हो, कुछ ऐसी भी चीजें आप सुन के जाएं जो आपको लगे कि कुछ कंटेंट वाइज हमने कुछ अच्छा सुन लिया, रिच सुन लिया। सो आई हैव couple of poems before I come to the ending part of it. आप मुझे बताएं आप कौन सा सुनना चाहेंगे। There is one poem that is about dreams, है ना। हमको हर कोई सिखाता है कि सपने कैसे अचीव करने हैं, है ना। सदगुरु का वीडियो लगा लो, वो भी यही सिखा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर सपने नहीं सच हों, सपने टूट ही जाएं, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे संभाले खुद को। ये वो कविता है। एंड देयर इज वन पोएम अबाउट गूगल पर गांव। हम में से कितने लोग होंगे, और आप, ये तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग होते हैं, आप लोग सच में, है ना, कि
किसान हो गए, सबको आप हेल्प, आप पूरे गांव को ऊपर उठा गए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपकी वजह से लोग गांव में मुस्कुरा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप गांव जाते होंगे, पर कितना वक्त बीत गया होगा जब अपने ही गांव पहुंचे नहीं हैं। सो आई हैव अ पोएम वेयरइन अ नॉस्टैल्जिक पोएम दैट विल टेक यू बैक टू द विलेज। कि एक गांव था, एक गांव जो छूट गया, वहां पे अगर मैं आपको आज बैठे बैठे पहुंचा दूं तो कैसा लगेगा? सो विच वन वुड यू वांट टू लिसन? बताइए। कि हाँ, सारी कविताएं। ये होता है ना सर, आप मारवाड़ी तो नहीं सर? है ना कि मैंने, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं ऐसे ही, हम लोग एक जैन कवि सम्मेलन में गए थे, तो वहां जैसे ही कोई कवि कहता कि बस समय की थोड़ी कमी है, एक अंकल उठ के कहते कोई कमी नहीं है, सुनाओ। कि समय के बांध को तोड़ना जानते हैं, असली व्यापारी वही हैं जो एक बार दाम देके पूरा निचोड़ना जानते हैं। कि बोलो वे बोला, हम बैठे हैं सुनने के लिए चाय पी के। सो मैं आपको गूगल पर गांव सुनाता हूँ, है ना। अच्छी एक इमोशनल नॉस्टैल्जिक कविता है, आपको शायद अपने अपने हिस्से का गांव आ जाए सर, याद आ जाए। सो हम लोग ना उस दौर में जी गए जहां वक्त ही नहीं है अपने अपने पास या कभी अपने जड़ों तक लौटने के लिए। सो इट्स बीन ईयर्स, मैं भी अपने गांव गया नहीं जमाने भर। तो हम लोग एक काम करते हैं आजकल ना, हम लोग गूगल निकाल लेते हैं, गूगल मैप्स खोल लेते हैं, और कहीं भी जाना हो तो वहां का फोटो या एड्रेस डाल दो, फिर धीरे धीरे जैसे आप जूम इन करेंगे आपको सैटेलाइट इमेजेस मिल जाती हैं। तो मैंने ये काम किया, एक दिन मुझे अपने गांव देखने की इच्छा हुई, तो मैंने गूगल पर अपना गांव का नाम देखा और वहां से एक कविता निकली। तो आज समझिए कि ये बैंकेट हॉल नहीं है, ये एक एक्सप्रेस बन गई है, ये गाड़ी बन गई है, इसमें सबकी सीटें कंफर्म है, कोई तत्काल कोटा में नहीं है, और हम सब जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। मैं आपको ले जाऊंगा, अगले 3 मिनट साथ में रहिएगा, मजा आ जाएगा। इसी बात पे पकौड़े भी आ गए। अरे भाई थोड़ा बहुत अगर 5 मिनट रुकवा दो सर में, कि सब अभी ये लोग समोसे पे कविता सुन के बैठे हैं, है ना, और तुम पकौड़ा ले आए। सो साथ रहिएगा, इसका नाम ही है कविता का गूगल पर गांव। कि आजकल किसी से बहुत ज्यादा मिलता नहीं हूं मैं, मिलने का मन भी करे तो घर से बाहर निकलता नहीं हूं मैं, बस किसी से मिलने का मन हो तो लैपटॉप खोलकर मिल लेता हूं, इसी बहाने मन का सारा माहौल बदल लेता हूं। सुना था घंटों बैठने की वजह मिल जाती है, सुना था गूगल पर हर वजह जगह मिल जाती है, बस यही सोचकर जानबूझकर जिसकी बरसों से तलाश थी उस इनाम को लिख दिया, मैंने जाकर गूगल पर अपने गांव का नाम लिख दिया। अब जब जूम किया तो क्या क्या दिखाई दिया कि कच्चे पथरीले रास्तों से होते हुए पीपल की छांव में ले गया, मुझे कल रात मेरा गूगल मेरे गांव में ले गया। तो जहां से बिस्कुट चुरा कर खाई थी वो चाचा की दुकान, वो कच्चे पक्के ईंटों के बने हुए मकान, वो स्कूल के नाम पे बने खंडर जो बन के बार बार टूटते थे, वो गांव की पुरानी छत जहां आम के अचार सूखते थे, वो खेत भी नजर आए जो हमारे नहीं थे, वो नदी भी दिखाई दी जिसमें फवारे नहीं थे, मुझे कच्ची पक्की ईंटों का मकान नजर आया, खेतों के बीच लकड़ियों का मचान नजर आया, ये वही मकान जिसको बनाने में बहुत अर्जा लगा था, जिसको बनाने में बड़ा कर्जा लगा था, और बनाने के बाद बाबूजी को ऐसा लगा था कि उन्होंने बुढ़ापे में रहने के इंतजाम कर दिए हैं, हमें वो दादी माफ कैसे करेगी जिसकी जमीनें बेचकर हमने शहर में मकान कर दिए हैं। माना कि यहीं बैठकर सारा सुकून पा सकोगे तुम, पर गांव को किस हद तक शहर में ला सकोगे तुम। ला सकोगे तो ले आना, वो बूढ़ी दादी जो तुम्हें रखता था मनी ऑर्डर पे निगाह रखती थी, अरे वो पगली तो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों की राह देखती थी। वो बूढ़े बाबा, वो बूढ़े जिस्म जो बिस्तर से लगा तो बिस्तर का हो गया, उसे मरते वक्त ये शिकायत थी कि बेटा शहर क्या गया, शहर का हो गया। पेड़ों पे लगे वो आम जिसे तोड़कर भाग जाते थे, मुर्गे की वो बांग जिसे सुनकर जाग जाते थे, गांव का मैदान, मैदान का मेला, रामलीला में लगता वो रामलीला का खेला, वक्त जो पीछे गया तो कभी लौटकर नहीं आएगा, दादी को शहर ले भी आओगे तो चूल्हे का स्वाद नहीं आएगा। वो चूल्हा जिसपे रोटी भी, जिसपे दूध भी फटता तो बन जाता था मेवा, वो सुबह का सत्तू, वो बासी कलेवा, वो होली में चकली, दिवाली में पेठा, अपने लिए ना बचे पर खा लेना बेटा। माना कि यहीं बैठकर सारे सुकून ले तो लोगे तुम, माना कि शहर में अपना गांव ढूंढ तो लोगे तुम, पर ये बताओ कि शहर की बदहवास हवस में घूंघट में लिपटी वो आबरू कहां से लाओगे। 36 घंटे वेटिंग लिस्ट में सफर करने की वो आरज़ू कहां से लाओगे। हर साल चौपाल पर होने वाली वो गुफ्तगू कहां से लाओगे। हाँ गूगल पर गांव मिल तो जाएगा,
पर पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू कहां से लाओगे? कुछ नहीं तो ला सकेंगे हम, बस बैठकर बातें ही तो बना सकेंगे हम। तो चलो के बातों के समंदर में यादों की नाव ढूंढते हैं। जो तुमने अपनों को दिए, वक्त ने तुम्हें दिए, वो घाव ढूंढते हैं। अब वहां जाना मुमकिन हो ना हो क्या पता, तो चलो गूगल पर ही सही अपना गांव ढूंढते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए सर, अब हम आखिरी कविता की ओर बढ़ गए। अमित जी सुना दे फिर। अच्छा, तो एक अमित जी की बहुत ही खास कविता है, ये काफी उन्हें पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अमूमन ये कविता ऐसे महफिलों में नहीं सुनाता जहां पर है ना, कि जहां लोग सुबह से बैठ के सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, और तो भी इतना अच्छा सुन रहे हैं। बट देन एक एक कहते ना, एक बहुत अच्छी मैंने शायरी सुनी थी, मेरे दोस्त हैं अभिसार की, कि घर में अकेला हूं दोस्त बचाते रहना, घर में अकेला हूं दोस्त बचाते रहना, जब तक फोन ना उठा लूं फोन लगाते रहना, न जाने कौन सी नींद आखिरी हो मेरी, तो वक्त बेवक्त आके मुझे जगाते रहना। तो ये बात है। So there is an incident that happened in my life 5 years back, जहां one of my school friends, जो हमको लगता था कि बहुत ही सबसे हंसमुख लड़का दुनिया का, कि सबको हंसाने वाला, सब कुछ उसको देख के लगता था कि जिंदगी जीना इसे कहते हैं। और जब वो एक दिन फैसला करता है कि जिंदगी छोड़ देनी है, तब आपको एहसास होता है कि है ना, तब कहीं किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि कभी साथ बैठो साथ चलना भी सीख लो, तुम मुस्कुराते बहुत हो कभी जीना भी सीख लो। तो ये बात होती है ना कि जरूरी नहीं कि मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे की कहानी भी उतनी हसीन हो। तो वहां पे ये कविता लिखी मैंने, एंड मैंने लिख के बस इंटरनेट पे उसे छोड़ दिया था कि चलो मन का था निकाल दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली बैक इन 2020 सुशांत सिंह राजपूत took that extreme step, और उसके बाद ये कविता, there are sometimes you get fame you don't want to claim, तो ये कविता अचानक से वायरल हो गई, कई बॉलीवुड सेलेब ने शेयर किया, ऐसे एबीपी आज तक ने शेयर किया, एंड दे सेड कि आप आइए न्यूज़ पर बताइए आपने कैसे लिखा। एंड आई डिडंट, मैं कहीं नहीं गया, मैंने ना कहीं बयान दिया, ना मैं कभी किसी चैनल पर आया, बिकॉज मुझे लगा कि मैं ये फेम क्यों लूँ इतने दर्दनाक हादसे पे। तो मैंने उसके बाद ये कविता सुनानी बंद कर दी। सो टू बी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट अगर मैं आज आपको एक कविता सुना रहा हूँ तो किसी भी स्टेज पे ऑलमोस्ट 5 या 6 साल बाद सुना रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ। और जिस हिसाब से भागती हुई जिंदगी है ना हमारी, मुझे लगता है हम सबको ये कविता सुनने की जरूरत है। तो और ये कविता मैंने अपने लिए लिखी थी, जब मैं गया था अपने दोस्त के फ्यूनरल पे, और वहां से जब लौटा तो जो बातें मैंने खुद से कही है ना, जो हम सब कहते हैं ऐसे मौके पे पहुंच के, उसी बारे में ये कविता है। मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा, इसके बाद सेशन खत्म है, हम आगे चल सकते हैं। कि इस कविता का नाम ही है अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था, है ना, वो बहुत अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से या अंदाजे पे, अब कुछ ना कुछ तो कहना बनता था ना उसके जनाजे पे। हाँ, अगर वो ये सुनता तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता, और तुम ये नहीं कहते तो लोगों को तुम्हारी अच्छाई पर शक हो जाता। खैर झूठ से सारा पर्दा हटाओ, अब जो अकेले खड़े हो तो एक बात बताओ, कि वो अच्छा ही था तो कभी अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया? वो कई दिनों से तुमसे पूछ तो रहा था ना, तो सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? कि वो जब तंग आके तुमसे कहता कि मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, और तुम उससे हंस के कह देते यार बस कर, तू इसके अलावा कुछ और कहेगा या नहीं। पर एक बार तो कभी उसे पीछे मुड़कर देखा होता, एक बार तो कभी मजाक से परे उसके चेहरे को देखा होता, तो जानते कि तुमसे मिलने के बाद वो कभी घर नहीं गया था, उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था। कहता तो था वो कि मिलो मुलाकातें करनी है, जो किसी से नहीं कहीं वो तुमसे बातें करनी है। और तुम ऐसे वक्त में एक मैसेज के साथ 2-4 बातें मनमौजी भेजकर, अरे यू आर बॉर्न टू लिव वाली बातें लिखकर 2-4 इमोजी भेजकर, तुम्हें लगता था कि वो बहल जाएगा। बहला नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी है, संभल जाएगा। संभला, पर खुद को समझा ना सका, अपने आप को तुम्हारी बातों में उलझा ना सका। हमेशा वही सोचता कि एक मेरे पास ही जख्मों की दवा क्यों नहीं है, एक मेरे पास ही हंसने के अलावा कोई चारा कुछ क्यों नहीं है। काश के उसे पास बिठा लिया होता, काश के उसे पास बिठा लिया होता, वो क्यों है कैसा है काश उसे जता दिया होता। काश के समझते कि वो बातें करते करते खामोश क्यों हो जाता था, काश के जानते वो बिना कुछ खाए बेहोश क्यों हो जाता था।
काश हम में से कोई तो उसके लिए ही उससे लड़ा होता, काश उसके घर जाकर उसकी उस डायरी को पढ़ा होता तो जानते कि उसकी आंखों में बचा कोई सपना ही नहीं था। उसके अपने तो बहुत थे पर कोई उसका अपना ही नहीं था। काश कि कोई तो उस वक्त घर पे वक्त पर पहुंचा होता तो उसने इस दवाई की शीशी को खोलने से पहले कुछ तो सोचा होता। काश। कहते हैं परिवार बांधता है ना, तो उसके पास वो जंजीर मौजूद थी। जिस मेज पर आखिरी चिट्ठी रखी थी वहां माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी। पर जाते जाते ये हुनर सीखता गया वो, अपने आखिरी खत में ये लिखता गया वो कि वहां भी जाकर परेशान हो जाऊं इस काबिल मत समझना। ये मेरी अपनी मर्जी है, इसमें किसी और को शामिल मत समझना। और तुम्हें जब उसके जाने की खबर मिली, तुम्हें जब जिंदगी बेसब्र मिली, तो यहां बताने आए हो कि वो दिल का कितना सच्चा था। आज सफेद लिबास पहनकर ये जताने आए हो कि वो कितना अच्छा था। अपने आप को दोस्ती का खुदा कहने आए हो, जब तक वो था तब तक मिले नहीं, आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। पर आखिरी खत में उसने ये बात लिखी थी, जिंदगी शायद उसको आखिरी बार दिखी थी, तो उसने कहा कि ये जो मंजर चल रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं तो जा रहा हूं पर मुझ जैसे कितने ही अच्छे लोग तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। तो अब की बार कोई महफिल में अकेला दिखे, किसी के चेहरे पे हंसी आंखों में गम का रेला दिखे, तो उसे गले लगा कर मिलना, दोस्ती के सारे जज्बात लगा कर मिलना, उसके घर जाना और अपनी दोस्ती में उसको झोंक देना, और मुमकिन हो तो उसके टेबल से उस दवाई की शीशी को फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो दोस्ती समझने का फैसला कर सके, तब शायद तुमसे भी इसी बहाने कोई पुण्य का काम हो जाए। काश उसकी दोस्तों की पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है, बस कहना लाजमी था ताकि आपको किसी के घर जाकर सफेद लिबास पहनकर ये ना कहना पड़े कि वो अच्छा आदमी था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत प्यारी महफिल है अमित सर जो आपने बिठा दिया, एंड थैंक यू सो मच कि आपने सबके एंड में रखा इसको। मतलब लोगों को बड़ा अजीब लगता कि राकेश तिवारी जैसे सेलिब्रिटी की कविताएं सुन के अब पीपीटी सुना जाए पर इतने अच्छे से आप लोगों ने सुना। मैं तो यही कहूंगा जाते जाते, काश के इसी मूड में, इसी हाल में होते। इतने प्यार से सुना आप लोगों ने, काश आप जैसे लोग मेरे ससुराल में होते वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि कोई माहौल बनाइए, जीजा जी नींद नहीं आ रही, कोई कविता सुनाइए पर आप लोग बैठे, ये पूरा हाउसफुल रहा, इस बात का सबूत है कि वो लोग झूठ कहते हैं कि कविता सुनने सुनाने वालों के साथ बड़ी ज्यादती होती है ना। भरी शाम में बैठ के जो तिवारी की कविताएं सुन ले, उसे बिना कुंभ नहाए सीधे मोक्ष प्राप्ति होती है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। Thank you. You've been a great audience. Thank you. Please. I guess after inaugural, I have seen this much amount of audience just now itself, and it's a pleasure to hear it out. Such a great poetry from him. I request everyone to please give a big, big round of applause once again, because this is the only way we can express our happiness after hearing it out all. Okay, and now it's the time that we are winding up our day one. You can enjoy your drinks and your dinner. We'll see you tomorrow at the same time. Thank you very much. Enjoy your day.